अगर तुम भी एनएलयू जाके कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट लॉयर क्या होता है, क्या करता है और वो कैसे डिफरेंट होता है फ्रॉम अ लिटिगेशन लॉयर। एंड सेकेंडली, तुम्हें शायद बहुत अच्छे से पता होगा कि इंडिया में 3 इयर्स मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल आ चुका है, जिसकी वजह से अगर तुम जुडिशरी में अपीयर करना चाहते हो तो तुम्हें मिनिमम 3 इयर्स की प्रैक्टिस करनी होगी। यानी कि जब तुम अपना बीए एलएलबी कंप्लीट कर लोगे और तुम 3 इयर्स तक कोर्ट प्रैक्टिस कर लोगे या किसी लॉ फर्म में काम कर लोगे या लॉ की किसी भी फील्ड में काम कर लोगे, उसके बाद ही तुम्हें चांस दिया जाएगा टू अपीयर फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो अब इस रूल के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दो मेजर फील्ड्स ऑफ लॉ जो सारे के सारे बच्चों के लिए ओपन है, दैट इज लिटिगेशन एंड कॉर्पोरेट। अब हमें कॉर्पोरेट बहुत ज्यादा लुक्रेटिव लगता है और इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे डिफरेंट होता है फ्रॉम लिटिगेशन लॉयर। तो इससे आप ये भी समझ पाओगे कि लिटिगेशन लॉयर क्या होता है एंड एडिशनली ये करता क्या है, एक कॉर्पोरेट लॉयर क्या करता है, उसका वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ लिटिगेशन लॉयर। देखो, लिटिगेशन लॉयर जो होता है उसका डेली बेसिस पे वर्क होता है कि उसे कोर्ट जाना होता है, कोर्ट जाके अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना होता है, उसके बिहाफ पे उस केस को फाइट करना होता है। और जब वो केस को फाइट करता है तो वहां पे उसे एक पर्टिकुलर तरीके का ड्रेस कोड फॉलो करना होता है। आई बिलीव आपने इस ड्रेस कोड को तो देखा ही होगा, जहां पे एक लॉयर एक गाउन पहनता है जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक रिबन पहनता है जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम यूजुअल रिबन एंड गाउन। अब इन ये ड्रेस कोड मैंडेटरी होता है कोर्ट के अंदर अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरह का केस फाइट करना चाहता है। और लिटिगेशन जो होता है वो बिल्कुल ही सिमिलर होता है लाइक अ बिजनेस। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लिटिगेशन लॉयर हूं। अब मेरे पास फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे अपने लिए क्लाइंट लाना है, जिस क्लाइंट का केस मैं फाइट करूंगा इन कोर्ट और उसके अगेंस्ट में मैं उसको चार्ज करता हूं। तो अब इस तरह से वर्क करता है एक लिटिगेशन लॉयर। अब पैरेलली हम लोग कंपेयर करते हैं कॉर्पोरेट लॉयर को। कॉर्पोरेट लॉयर जो होता है उसका काम एक डेस्क जॉब की तरह होता है, जो कि 9 to 5 होता है, मोस्टली 6 days पर वीक होता है और उसे बिल्कुल भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है, ना ही क्लाइंट से डील करने की जरूरत होती है। मोस्टली जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं वो अपनी किसी भी एक फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हो सकता हूं इन आईपीआर, या मैं कॉर्पोरेट लॉयर हो सकता हूं इन मर्जर एंड एक्विजिशन, या मैं कॉर्पोरेट लॉयर हो सकता हूं रियल एस्टेट में। तो इस तरह से कॉर्पोरेट लॉयर्स जो होते हैं वो मोस्टली, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं बट इन मोस्ट केसेस किसी ना किसी चीज के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो आई बिलीव आपको ये छोटा सा जो डाउट था ये क्लियर हो गया होगा कि इनिशियली आप सारी फील्ड्स ऑफ लॉ को ओपन रख सकते हो इन लिटिगेशन, कॉर्पोरेट में लेकिन आप डे वन से अपने लिए एक फील्ड को चूज कर सकते हो और उस फील्ड ऑफ लॉ को परस्यू कर सकते हो एज योर करियर। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड फेज ऑफ द वीडियो पे। यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कॉर्पोरेट लॉयर काम क्या करता है। कॉर्पोरेट लॉयर का काम मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। सोचो, दो कंपनीज हैं। फर्स्ट कंपनी है वोडाफोन, सेकंड कंपनी है आइडिया। आपने शायद इन दोनों ब्रांड्स के नाम सुने होंगे। दोनों के दोनों सिम कार्ड प्रोवाइडर्स हैं। अब ये दोनों जो कंपनीज हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनीज बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो इन दोनों कंपनीज ने प्लान किया कि क्यों ना हम मर्ज कर ले और मर्ज करके एज अ सिंगल एंटिटी जियो और एयरटेल से फाइट करें। हम एक थर्ड फ्रंट बन जाए इस फाइट का। तो अब इन दोनों ने प्लान किया कि हमें अपने आप को मर्ज करना है, मर्ज करने के बाद एज अ सिंगल एंटिटी मार्केट में फाइट करना है। तो अब ये दोनों कंपनीज जाएंगी एक लॉ फर्म के पास, लॉ फर्म से बोलेंगी कि हमें अपने आप को मर्ज करना है। तो अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की लॉ फर्म को चूज करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन लॉ फर्म्स। यानी कि जो एक कंपनी या एक लॉ फर्म जो मर्ज कराने में या दो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से अक्वायर कराने में एक्सपर्ट है। अब यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे होंगे वो एक्सपर्ट्स होंगे ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। अब ये लॉ फर्म और ये दोनों कंपनीज एक अग्रीमेंट को साइन करते हैं। इस अग्रीमेंट को कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वारंटीज क्लॉज। इस क्लॉज को साइन करने से ये दोनों कंपनीज कमिट करती हैं कि हम दोनों जो भी बातें करेंगे इनमें से कुछ भी झूठ नहीं होगी। हम जो भी डेटा प्रोवाइड करेंगे अपने साइड से कि हमको इतना प्रॉफिट हुआ था, हमने इतना बैंक से लोन लिया था, या हमने इस कस्टमर के साथ इस तरह से डील किया था, हम इनमें से किसी भी चीज को आपको झूठ नहीं बताएंगे, हम सब कुछ सच बताएंगे, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं। और अगर हमने झूठ बताया तो हम पे फ्रॉड का केस कर देना। अब इसको साइन करने के बाद दोनों की दोनों कंपनीज पे लॉ फर्म अपना काम करना स्टार्ट करती है। अब लॉ फर्म अपने एक प्रोसेस को रन करती है जिसको कहा जाता है ड्यू डिलिजेंस।
ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि अगर ये दोनों कंपनीज, ये दोनों एंटिटीज मर्ज होंगी, मर्ज होकर एक एंटिटी बन जाएंगी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों एंटिटीज पे क्या लाइबिलिटीज हैं, इनके कौन इन्वेस्टर हैं, क्या पैसे इन्होंने किस बैंक से लिए हुए हैं, विच मीन्स लाइबिलिटीज हैं, लेकिन किस बैंक की लाइबिलिटीज हैं, या फिर अगर इन्होंने मार्केट से पैसा को लिया है तो वो क्या पैसा है, किसका पैसा है, इन कंपनीज के साथ इंटरनली कोई प्रॉब्लम है क्या, इन कंपनीज पे कोई केसेस हैं क्या, कोई बड़े केसेस हैं क्या, कोई फ्रॉड के केसेस हैं क्या। इस तरह की सारी चीजों को चेक करती है, और चेक करने के बाद एक रिपोर्ट को प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ बोथ द फर्म्स। अब इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के बाद ये दोनों फर्म्स डिसाइड करती हैं कि हमें किस अमाउंट पे या किस तरह से अपने फाइनल मर्जर को करना है। तो यहां पे मेन काम जो है लॉ फर्म का, दैट इज टू ब्रिंग क्लैरिटी बिटवीन बोथ द पार्टीज, कि दोनों पार्टीज को क्लैरिटी आ जाए सारे के सारे लीगल फ्रंट की, प्लस इन दोनों एंटिटीज को फाइनली अब किस तरह से, किस अग्रीमेंट के साथ एक सिंगल एंटिटी बनाना है, इसको एग्जीक्यूट करेगी ये लॉ फर्म। एक और एग्जाम्पल देता हूं, और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल इमेजिन करो, जो आजकल फिर से आ चुका है वापस, कोविड का। कोविड में इमेजिन करो, मैंने, यश ने एक नई टाइप की वैक्सीन बनाई, और अब इस वैक्सीन को कोई और ना बेच पाए, इसलिए मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इससे मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस वैक्सीन को अगर सिर्फ मैं बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गया है यहाँ पे। तो अब मैं इस वैक्सीन के फॉर्मूला को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक आईपीआर फर्म के पास जाऊंगा। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो दिमाग से बनाई गई है, अपने इंटेलिजेंस से बनाई गई है, जैसे कि फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इस चीज को क्योर कर रहा है, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने अपनी एबिलिटी को यूज किया, और इस चीज को मैंने डिस्कवर किया। तो अब इस चीज को प्रोटेक्ट करूंगा मैं इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि इस फॉर्मूला को कोई भी दूसरी कंपनी वर्ल्ड में यूज ना कर सके। तो एक आईपीआर फर्म के साथ जाके मैं इस फॉर्मूला को एज आईपीआर रजिस्टर करा लूंगा। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी आईपीआर फर्म की या लॉ फर्म की, कि ये चेक करे कि इस तरह का फॉर्मूला वर्ल्ड में और कोई यूज कर रहा है या नहीं, क्या ये फॉर्मूला ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्या इस फॉर्मूला को किसी दूसरे तरीके से यूज कर रही है कोई और फर्म। तो अब इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस लॉ फर्म की। नंबर 2, इस लॉ फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये मेरे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिलाए ऑन दिस फॉर्मूला। तो आई बिलीव आपको इन दोनों एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि एक लॉ फर्म किस तरह से और क्या काम कर रही है। लॉ फर्म में अब जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाने की जरूरत नहीं है कोर्ट? क्योंकि आप डायरेक्टली बिजनेसेस के साथ डील कर रहे हो। आप डायरेक्टली इस तरह के केसेस नहीं ले रहे हो जहां पे आपको कोर्ट में अपीयर करना है एवरी डे। प्लस अगर आप एक लॉ फर्म के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली क्लाइंट से भी डील नहीं करना है। लॉ फर्म के जो भी पर्सन ओनर है या डायरेक्टर्स हैं, ये पर्सन्स जाएंगे क्लाइंट के पास, क्लाइंट को अक्वायर करेंगे, क्लाइंट के साथ डील कर लेंगे, एंड आपको लाके वर्क दे देंगे कि आपको इस वर्क को कंप्लीट करना है, इस फर्म का आईपीआर रजिस्टर कराना है। आप आईपीआर एक्सपर्ट हो, आपको रजिस्टर करना होगा, आपको पूरे डेटाबेस को चेक करना होगा, आपको लॉज के ऊपर रिसर्च करनी होगी। तो ये मेन काम होते हैं ऑफ अ कॉर्पोरेट लॉयर। तो क्या एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म हम लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं? 100%। कोई भी इंसान इंडिया में जो लॉ ग्रेजुएट है, वो एक लॉ फर्म को स्टार्ट कर सकता है। लॉ फर्म को स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन लॉ फर्म को स्केल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इस पे कभी और बात करेंगे। बट अभी बात कर लेते हैं कि लॉ फर्म को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, और क्या बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी अच्छी लॉ फर्म में एक बहुत अच्छा पैकेज लेने का। सबसे बेसिक क्राइटेरिया है, तुम्हें बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए एक बहुत अच्छी लॉ फर्म को ज्वाइन करने के लिए। कैसे? अगर आप देखोगे इंडिया के जितने भी टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे इंडिया की बिगेस्ट फर्म्स आती हैं और बेस्ट प्लेसमेंट ऑफर करती हैं टू द स्टूडेंट्स। तो अगर आप भी एक बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हो एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, तो आपको बहुत अच्छा एनएलयू यानी कि बहुत अच्छी रैंक से क्लैट को क्रैक करना होगा। इससे आपको एक बहुत ही अनफेयर एडवांटेज मिलेगा इन द लॉन्गर रन ओवर योर पीयर्स, जहां पे आप किसी भी अच्छी फर्म को ज्वाइन करके बहुत ही हायर पैकेज ले सकते हो। और किसी भी तरह के क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट के लिए कमेंट डाल दो।